मीट द ज्युरी या सेशनमध्ये आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी ज्युरी मोहनदास आणि उषा देशपांडे इथे उपस्थित आहेत. या सत्राचं संचालन करणार आहेत डॉक्टर अमोल देवळेकर आणि विकास सोनताटे. मी या सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं आणि मागे जे मित्र बसले कृपया जरा पुढे येऊन बसा. आपल्या सगळ्यांनाच उत्सुकता असते, आपण फिल्म मेकर्स आहोत, आपल्या फिल्म फेस्टिवलला पाठवतो. हे फेस्टिवलमध्ये ज्युरी हे काय प्रकरण असतं आणि ज्युरी फिल्म्स निवडतात ते कशा पद्धतीने निवडतात, त्याची काय प्रोसेस असते, त्याचं काय क्रायटेरिया असतो, कुठले निकष ते लावले जातात, कुठल्या अँगलने ते बघतात, ही उत्सुकता असते. क्युरिओसिटी सगळ्या फिल्म मेकर्सला असते, आपल्याला सगळ्यांना असते. ज्युरीच्या तोंडून ती प्रक्रिया ऐकणं हे खरंच खूप इंटरेस्टिंग राहणार आहे. या ज्युरीचे जे हे या सेशनचे जे पूर्ण कंडक्ट करणार आहेत डॉक्टर अमोल देवळेकर आणि विकास सोनताटे सर, या दोघांना मी विनंती करतो की त्यांनी चर्चेची सूत्र आपले हातात घेतली. सिनेमा या एकाच नात्याने घट्ट जोडल्या गेलेल्या सगळ्या सिनेप्रेमी बंधू भगिनींचं या मीट द ज्युरी या सेशन मध्ये खूप खूप स्वागत. मित्रहो, आता हॉलची उपस्थिती बघता मला पहिल्यांदाच क्लिअर करावं असं वाटतं की गेल्या 3 दिवसात मला इतके फोन आले आणि इतक्या लोकांनी विचारणा केली की आमच्या फिल्मचं सिलेक्शन का नाही झालं, काय क्रायटेरिया होता, आम्ही या ठिकाणी विनर होतो, या ठिकाणी सिलेक्ट झालो होतो. आणि त्याच्यानंतर उपस्थिती जी दिसतेय मला त्याचं कारण वाटतंय की दिवसभराच्या ज्या फिल्म झाल्या आणि त्या स्क्रीनिंग झालेल्या फिल्मची क्वालिटी आणि त्या फिल्मने पोहोचवलेला आशय हे बघता बऱ्याच लोकांच्या मनातल्या ज्या शंका होत्या त्या निरसन ज्युरीकडनं होण्याच्या ऐवजी त्या फिल्म्सकडनं झालंय असं मला वाटतं. आणि म्हणूनच हा जो एक जोरदार असा काहीतरी कॉन्ट्रावर्शियल मीट द ज्युरी कार्यक्रम हो अपेक्षित होता, तसं न होता सगळ्या सिनेप्रेमींच्या आपापसातल्या गप्पा असा होईल असा मी आशावाद व्यक्त करतो. कारण ही सगळी सिनेमातली प्रेमी लोक माझ्या समोर दिसत आहेत. त्यामुळे आपण या शोचं जे फॉर्मॅट आम्ही ठरवलं होतं आता 11th आवरला आम्ही चेंज करून आपल्या सगळ्यांच्या या प्रोसेस विषयीच्या गप्पा असं आपण याचं रूपांतर करूया. मित्र हो, हा जो आपला पहिला प्रयत्न होता फिल्म फेस्टिवलचा, या फेस्टिवलमध्ये 209 फिल्म आल्या होत्या आणि एप्रिल 16 पासून तो नोव्हेंबर 11 पर्यंत या फिल्म येत होत्या. पहिल्याच प्रयत्नामध्ये 209 फिल्म आल्यानंतर त्यांचं शॉर्टलिस्टिंग कसं करायचं हा खूप मोठा प्रश्न होता आणि आमच्या समोर हा प्रश्न सोडवला ते मोहनदासजी आणि उषा देशपांडे यांनी. कारण हे दोन खूपच सिनियर लोक आहेत. बऱ्याचदा आपण फिल्म फेस्टिवलला जातो आणि ज्युरींना भेटणं काय पण फोनवर सुद्धा त्यांच्याशी संवाद साधणं खूप अवघड असतं. कारण ते जे आयोजक असतात त्यांच्या तो प्रायव्हसीचा एक भाग असं वाटतं. परंतु ह्या फेस्टिवलमध्ये आपण हा आगळा वेगळा कार्यक्रम घेतोय मीट द ज्युरी, कारण आपली जी सगळी प्रोसेस आहे ती ट्रान्सपरंट आहे. सकाळीच मेघराज राजे भोसले चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष त्यांनी सांगितलं की उषाजी देशपांडे ज्या आहेत ह्या ज्युरी ज्या आहेत ह्या महामंडळाने सुचवलेल्या ज्युरी आहेत, आयोजकांनी सुचवलेल्या ज्युरी नव्हे. म्हणजे आपले ज्युरी सुद्धा महामंडळ सर्टिफाईड आहे. मोहनदासजी हे तुम्हाला माहितीच आहे की अवॉर्ड विनिंग रायटर आहेत, डिरेक्टर आहेत, प्रोड्युसर आहेत, डॉक्युमेंटरी आणि आर्ट फिल्म मेकर आहेत. तसेच ते प्रिंटकॉम एशिया आणि प्रिंटकॉम इंडियाचे एडिटर इन चीफ आहेत. तसेच फेस्टिवल डिरेक्टर आहेत अनेक ठिकाणी, जसं ग्वालियरचा इंटरनॅशनल लेक सिटी फिल्म फेस्टिवल असो किंवा कर्नावती इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल असो अहमदाबादचा, इथे ते फेस्टिवल डिरेक्टर आहेत. त्याच पद्धतीने आपल्या ज्या दुसऱ्या ज्युरी आहेत उषाजी देशपांडे या FTIच्या ॲल्युमिनी आहेत 1979 आणि प्रेसिडेंट ऑफ त्या इंडियन डॉक्युमेंटरी प्रोड्युसर्स असोसिएशनच्या प्रेसिडेंट आहेत आणि फ्रीलान्स रायटर आहेत, डिरेक्टर आहेत, प्रोड्युसर आहेत, जर्नलिस्ट आहेत. आता मी तासभर त्यांच्याशी गप्पा मारत होतो. बरेचदा आपले यंग फिल्म मेकर असतात आणि त्यांना वाटतं की इतके सिनियर ज्युरी आहेत आणि आता कंटेम्पररी विषय त्यांना कसे कळत असतील. त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की मोहनदास सरांनी दबंग 3 सुद्धा बघितलं आणि बार्ड ऑफ ब्लडची अख्खी वेब सिरीज त्यांनी संपवली, काय सगळे एपिसोड. म्हणजे मी फक्त प्रोमो बघू शकतोय. इम्रान हाशमीचा आता परवाच रिलीज आहे.
आणि तब्बल 6 तासाचं सगळे एपिसोड बघून झाले. इतके ते ह्या जनरेशनशी सुद्धा अटॅच आहेत. अशी लोक जेव्हा आपल्याला ज्युरी म्हणून लाभतात तेव्हा त्यांच्या मनात नेमकं काय असतं? जेव्हा 209 फिल्म मधून 109 सिलेक्ट होतात पहिल्या क्वार्टर फायनल मध्ये, मग सेमी फायनल मध्ये त्या 109च्या 45 होतात आणि त्या 45 आपल्या समोर स्क्रीन होतात आणि त्याच्यातून अवॉर्ड निवडले जातात, तेव्हा या ज्युरींना नेमकं काय वाटतं? हा सगळ्यांच्या कुतूहलाचा भाग असतो, परंतु तो एक अभ्यासाचा सुद्धा भाग होईल. म्हणूनच मी जास्त बोलण्याच्या ऐवजी मी सर्वात प्रथम मोहनदासजी यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी त्यांची भूमिका आम्हाला सांगावी. मोहनदास सर. I would rather prefer Usha ji, आप start कीजिए and I'll take over. मुझे लगता है Okay, yeah. So I feel as a filmmaker, I always think that whenever you decide to make any film, may it be a documentary, may it be a short film, or even feature film, first thing you have to ask yourself is that what do I want to say through it? Why do I want to make this film? काही येत नाही ऐकायला? अच्छा, ओके. तर हम ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं, इसमें से हम क्या कहना चाहते हैं, ये पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कंसेप्ट है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए. वो करने के बाद दूसरी चीज़ होगी, वो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ वेरी ब्रॉड टर्म्स कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वांट टू गिव इट टू. मतलब यू वांट टू मेक इट ड्रामेटिक, यू वांट टू मेक इट इमोशनल, यू वांट टू मेक इट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और व्हाट. तो पहले जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है. बिकॉज योर कंसेप्ट मे बी वेरी गुड, बट इफ योर ट्रीटमेंट इज नॉट गुड, इफ योर ट्रीटमेंट इज नॉट suitable to that subject, or if your treatment doesn't bring out the potential of that subject, then the concept gets wasted. तो ये पहले 2 steps मैं आपसे कहना चाहूँगी और I would ask मोहनदास जी to comment on it. I do agree जो आपने कहा कि treatment and subject and हम क्यों, उससे भी ज़्यादा like I feel कि आप collectively देखिए कि where your film stands actually. See, I also understand like when you do a project, when you do anything, like you know, every particular project is like close to your heart. It is your baby, and वो पे baby malformed रहे, deformed रहे, whatever, it is still your baby. You don't want to throw it out. I remember you don't want to discard. I mean, but still you have to understand whether your child is autistic, your child is intelligent, supra intelligent, या he is just a normal one. The moment I guess like कि आपने ये चीज़ अपने आप से भी पूछ लिया तो काफ़ी हद तक आपको आंसर मिल जाएगा कि हमारी फिल्म क्यों सिलेक्ट हो गई या क्यों नहीं सिलेक्ट हुई. एंड सबसे मेजर एस्पेक्ट इज लाइक व्हाट आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस इज लाइक कि 209 फिल्म्स, and if we say we have around only 18 or 20 awards, it becomes a tedious task on the part of the jury to actually come down to that level. It is not easy. I know it is a very thankless job of the jury because 209 में से अगर 18 जन को आप अवार्ड देते हो तो बाकी के 192 आपको गालियाँ ही देंगे. So, but you have to understand कि even we have a limitation. We have to get the best. I mean, at the same time, like you know, we need to understand कि what is good, what is the best, या उसके ऊपर और कुछ है. And once like that is done, बहुत सारे यूं ही डिस्कार्ड होंगे. I also do understand कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में like someone told me कि सर हमारी फिल्म तो XYZ फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड भी नहीं हुई, आपके यहाँ तो सिलेक्ट भी नहीं हुई. बट यू एक आप उनसे पूछिए कि क्या उनके पास कितने फिल्म्स है. ऐसे भी हो सकता है कि शायद 40-50 फिल्म्स हैं, तो 40-50 में आपकी सिलेक्शन हो गई या आपको अवार्ड मिल गया. जहाँ 200 है,
ऐसे भी आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाइए जैसे कि कान्स हो गए या फिर फॉरगेट कान्स एंड इंटरनेशनल, मैं आपको मैमी और IFFI की बात करूँगा या फिर दोज काइंड ऑफ फेस्टिवल मिफ वगैरह जहाँ पर 500,000 फिल्में आती है, तो वहाँ पर तो वी डोंट स्टैंड अ चांस। आई मीन लाइक नॉर्मल फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली लाइक या मामी का मेरा ये सॉरी मिफ का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो सिलेक्शन कमेटी को वो पहले बताया जाता है, जैसे पिछले साल उन्होंने हमको बताया था कि हमको टोटल 20 घंटे की स्क्रीनिंग चाहिए, तो आप जो भी फिल्म सिलेक्ट करते हैं वो 20 घंटे में आनी चाहिए। तो कभी ये भी होता है कि एक आध फिल्म बहुत अच्छी होती है, फिर जब हम ग्रेडेशन करते हैं और ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं तो एक आध पॉइंट से भी एक आध फिल्म बाहर रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिल्म अच्छी नहीं है, ये है कि कुछ लिमिटेशंस है जिसके अंदर वो बिठाना है। तो सम पीपल में सॉर्ट ऑफ फील कि वो इनजस्टिस हुआ है, पर दैट इज अनअवॉइडेबल। एंड इट इज़ लाइक इफ योर फिल्म इज नॉट सिलेक्टेड या आपकी फिल्म यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई है या यहाँ पर कोई अवार्ड नहीं मिला है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी फिल्म खराब है, बट ये हो सकता है कि आपकी फिल्म से बेहतर किसी ने और ने बेहतर और बनाई है। एंड ये इसे आप स्टेपिंग स्टोन या एक लर्निंग प्रोसेस समझ करके ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू समथिंग मोर बेटर सो दैट नेक्स्ट ईयर आप इस कैटेगरी में आ जाए, ना कि आप लेफ्ट आउट हो जाए। एक्चुअली 209 फिल्म मेकर और उसमें से 40-45 लोगों को स्क्रीन करना, उसमें से 10-15 अवार्ड देना, और ये सब प्रोसेस करने के बाद में उन्हीं लोगों के सामने मैंने ये क्यों किया, ये आंसर देने के लिए यहाँ पे आके बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ के लिए ये जूरी का एक स्पेशल थैंक्स हमें कमेटी की तरफ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कम फिल्म फेस्टिवल है जिसमें ऐसा मीट द जूरी, उषा जी ने अभी कहा शायद उनका 40 साल का करियर है और 40 साल के करियर में पहली बार उन्होंने ऐसे किसी मीट द जूरी फंक्शन में हिस्सा लिया है, बीइंग इन सो मच ऑफ फेस्टिवल्स इन लास्ट 40 years। और सिर्फ वो यहाँ आके बताएंगे नहीं कि हमने कैसा सिलेक्शन किया, क्यों किया, बल्कि आपके सवालों का वो जवाब भी देना चाहेंगे कि किसी का कोई भी सवाल है ये प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो अपने सवाल पूछ सकता है और जूरी से बात कर सकता है। अपने ही लोग हैं तो आप बेझिझक बात रख सकते हैं कि क्या आपके मन में है। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा, ये एक फॉर्मल टॉक है जूरी के साथ में ये प्रोसेस के लिए, कि किसी को कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आप जूरी है, इसका मतलब ये नहीं है आप सिर्फ अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या रीडिंग करेंगे कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे नीचा कौन है। और ये शायद आपके दायरे में अगर आप ले लें कि ये स्पेक्टेटर्स भी है मेरे जैसे, आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, आई एम अ राइटर, ओके। और मैं चाहता हूँ कि आपका नजरिया क्या होता है जब भी आप डिस्कस करते हैं ना, तो इट इज वेरी सिंपल टू एलिमिनेट समबडी, बट इफ यू पुट समबडी ऑन द फर्स्ट लेवल, उसको गोल्ड मेडल देंगे, बाद में जो आएगा उसको सिल्वर, और बाद में आएगा उसको ब्रॉन्ज। मैं आपसे प्रोसेस सुनना चाहता हूँ कि आपको ये बेस्ट द बेस्ट क्यों लगे। Well, there are For a common spectator, average listener, मतलब जो दर्शक है उसके देखिए, there are different criteria to look at a film for selection. एक तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में कितना दम है, कंसेप्ट में कितना सब्सटेंस है। और जो फिल्म है, मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसी होती हैं कि जो 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है, कुछ कंसेप्ट होती है जो 30 मिनट्स तक जा सकती है। आप अगर 10 मिनट की जान जिसमें है वो कंसेप्ट लेंगे और उसमें 1 घंटे की फिल्म बनाएंगे, तो दैट बिकम्स अ वेरी थिन एंड वेरी वाटर्ड डाउन काइंड ऑफ फिल्म। तो ये तो एक हो गया। दूसरा ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो आपको अपने आप में कितना समझ आया है।
मतलब जो आप दिखा रहे हैं हमको, वो आपको कितना इंटरनल हुआ है, तभी आप दूसरों को वो कन्विंस कर पाएंगे। और जो कंसेप्ट है उसमें ऑथेंटिसिटी क्या है, उसमें जो कैरेक्टर्स आपने बनाए हैं वो कितने ऑथेंटिक है, जो लोकेशंस आपने यूज़ किए हैं वो उस कंसेप्ट के साथ मैच होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब अगर आप ये दिखाएंगे कि एक जॉबलेस अनएम्प्लॉयड यूथ है और उसका घर आप दिखाएंगे बहुत बंगले के जैसा, तो मतलब ये फीचर फिल्मों में चलता है, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में नहीं चलता है। मतलब एक फिल्म थी जिसमें दिखाया था कि वो जो कैरेक्टर है इज अ जज, और उनका इतना बड़ा महल जैसा घर हो गया, तो सबने कहा कि ये जज पैसे खाता होगा। तो वन हैज टू थिंक अबाउट दैट आल्सो। और फिर ट्रीटमेंट का जो सवाल आता है कि अभी हमने इसमें भी काफ़ी सारी फिल्में ऐसी देखी कि अच्छा सब्जेक्ट है, कंसेप्ट अच्छा है, मगर क्या है कि एक कैरेक्टर बैठा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, फिर दूसरा कैरेक्टर आया वो भी बैठा है वो बोल रहा है, कैमरा ना हिल रहा है ना डुल रहा है ना कुछ कर रहा है, तो इसको फिल्म कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, बहुत टचिंग था, मगर वो जो उसका इमोशनल इम्पैक्ट है वो निकल के ही नहीं आया। कि आप जो कह रहे हैं उसका आपको अपने आप में समझना चाहिए कि इसको हम कैसे ट्रीट करें। अगर ऐसे ही भाषणबाजी होती है तो दैट इज़ नॉट अ फिल्म मेकिंग। तो इसलिए कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट भी देखना है, विजुअल वैरायटी आप उसमें कितना लाते हो, आप उसमें सिनेमाटोग्राफी किस तरह की इस्तेमाल करते हो। अगर आपको बहुत रोमांटिक काइंड ऑफ कंसेप्ट है तो उसकी लाइटिंग अलग होनी चाहिए, कोई मिस्ट्री टाइप ऑफ सब्जेक्ट है उसकी लाइटिंग अलग होनी चाहिए, ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए। तो फिर यही है कि एक लॉन्ग शॉट लगा दिया और दो कैरेक्टर बातें किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट फिल्म मेकिंग। सो वन हैज टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। तो जब हम देखते हैं फिल्मों को तो इन सारे इसमें से देखते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक फिल्म थी कि पंजाबी कैरेक्टर है और वो हरियाणवी बोल रहा है, तो आजकल हम देखते हैं कि भले ही लीड पेयर जो है वो महाराष्ट्रियन है पर मगर वो अल्लाह जाने मौला जाने करके गाना गाते हैं। तो आई मीन वन हैज टू थिंक अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो। और अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर मैं जो चाहूँगी वो करेगा, वो उस सिचुएशन के साथ जाता है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक कैरेक्टर को समझते हैं, आप वो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग इटसेल्फ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द कैरेक्टर, दैट द कैरेक्टर विल डू इट फॉर हिमसेल्फ। जब वैसे होता है तभी वो ऑथेंटिक और नेचुरल होता है। तो इसलिए ये सब कैरेक्टराइजेशन हो, लैंग्वेज हो, डायलॉग्स हो, ट्रीटमेंट हो, सिनेमाटोग्राफी हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो, ये सब मिलके जो बनता है इम्पैक्ट, दैट्स व्हाट वी लुक फॉर। I agree absolutely, ma'am, with what you have said. And जैसे कि आपने कहा कि story point of view, it is not only the story, we see in totality. In totality में कैसे जा रहा है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर वो कैरेक्टर अगर गरीब है या whatever, आप उसका आलीशान महल जैसे घर बता रहे हो। जैसे कि अभी हम लोग ने कोई फिल्म देखी जिसमें लीड कैरेक्टर आई मीन शी इज डाउन विद डेप्थ्स एंड ऑल, बट उसका घर अच्छा है, या फिर उसके बैकड्रॉप में जो दिखाया फ्लैश में जो हो रहा है कि शी शोन विद अ हस्बैंड एंड वो दिखाया है कि उसका घर है, जबकि वो आसानी से क्लियरली दिख रहा है इट्स अ होटल रूम। आई मीन हाउ कैन यू आई मीन वी कैन नॉट जस्टिफाई विद दैट। इफ यू आर शोइंग अ होटल रूम देन शो इट अ होटल रूम, यू आर शोइंग अ होम, make it a point to show it a hotel, I mean at least a home, so it shouldn't like contradict. तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। एंड ऐसे भी हुआ है कि ये लड़की ने गाड़ी आई मीन खुद ने स्टार्ट की रिमोट से, जाकर के बैठ गई ड्राइवर सीट पे, नेक्स्ट सीन में शी इज शोन ऑन द बैक सीट, और जब पहुंचती है तो उबेर से उतरी। आई मीन व्हाट वाज दैट? आई मीन ऐसे बहुत सारे, एंड ऐसे भी नहीं है कि मंझे हुए लोग भी है उसमें, लाइक नोन एक्टर्स भी होते हैं। आई मीन वी कैन नॉट जस्टिफाई। हम अगर कोई भी फिल्म को अगर अच्छा बोलते हैं या हम सोचते हैं कि नहीं, एंड एज यू सेड लाइक यू नो एलिमिनेशन, हम एलिमिनेशन की तरह नहीं देख रहे हैं। टू अस एवरी फिल्म इज गुड, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट। वी कैन ओनली अवॉर्ड द बेस्ट, और वी कैन ओनली पुट द बेस्ट
into focus. Rest we are not saying bad, but yes, maybe like they can do it better. Maybe next time like something more good can come out. At the same time like एक ही सिर्फ कहूँगा कि be it a documentary, be it a short film, don't try to be very preachy. Short and sweet में जितना आप समझाओगे उतना और भी बेहतर है. That will take things. It will make the festival people also understand and maybe like selection process में भी आने के chances. मैं एक जस्ट जनरल बता रहा हूँ, वो वही फैक्टर होता है, ऐसे कुछ नहीं है जी, बिकॉज हमारे यहाँ पर 40 मिनट की भी फिल्में दिखाई जा रही है और 5 मिनट के भी, बट ज़्यादा क्या हो जाता है कि जैसे लॉन्गर शॉट बिना मतलब के ड्रैगिंग है. एडिटिंग में जैसे मैंने कहा कि हर पेरेंट को उनके बच्चे अच्छे लगते हैं, बट दैट डजंट मीन आप उसको काट छांट करके, आप उसको मार पीट के ठोक बजा करके आप उसको शेप में लाइए. आप उसको ऐसे बनाइए कि पीपल शुड enjoy watching and it should not be too dragging or preachy or like monotonous. So that is all I will say. अभी ये 209 सर फिल्म आपने देखी, तो कोई फिल्म ऐसी की जो आपके दिल को छू गई और उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? वैसे बहुत सारी फिल्में दिल को छू गई एंड जो ज्यादा छू गई वो कल पता चलेगा. ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की वजह से शायद सवाल खत्म हो जाते हैं, और बीइंग इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे डिसएग्री होना तो हर किसी का बर्थ राइट है, फिर भी सब लोग एग्री हो रहे हैं हर चीज पे. और हमारे पास जूरी भी है कि हर सवाल के हमारे पास 2 जवाब है, और वो भी फिर भी एग्री हो रहे हैं. तो शायद देश को समझना चाहिए कि हर सवाल के 2 जवाब हो सकते हैं और फिर भी हम एग्री हो सकते हैं. ये I'll also add कि भले like we are 2 different juries, but हमें एक ही क्या कहते हैं ना collective decision पे we had to come, where she also had to agree और I also had to agree, and that was like we debated out. हम लोगों ने काफ़ी सारे debates किए, मैम ये नहीं वो, और उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं मोहनदास सर ऐसे होना चाहिए. अच्छा फाइनली लेकिन ऐसे नहीं है कि ब्लैंकेट उन्होंने कह दिया चलो इनको दे देते हैं तो दे दिया, या मैंने कहा मैम इसको दे देते हैं, ये नहीं हुआ है. दिस इज वन थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से, एज यू टॉक्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी. सो वी एक्चुअली डिबेटेड आउट कि क्यों होना चाहिए, उसके प्लस क्या है, उसके माइनस क्या है. इवन लाइक व्हेन आई गिव यू दिस लाइक ये गाड़ी वाला शॉट का व्हाटएवर, आप लोगों ने अभी देख भी लिया होगा तो आपको पता भी होगा, बट स्टिल वी डोंट वांट टू नेम एनीवन, या वी डोंट टू से लाइक दैट पर्सन हैज नॉट डन अ गुड जॉब. मे बी शायद उन्होंने इसे ओवरलुक कर गए, मे बी शायद वो फर्स्ट शॉट अगर काट देते तो कंटिन्यूटी में कुछ और दिखता है, या होटल रूम का कंटिन्यूटी में भाई आपने उनसे ब्रांड से अगर लिया है तो उनको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो भाई आप होटल रूम में दिखाओ कि आप होटल में नौकरी कर रहे हो या वहीं पर ही वो सेटल्ड है. इट वुड हैव जस्टिफाइड. एक सिंपल लाइन इन द स्टोरी, एज यू आस्क्ड अबाउट स्टोरी, वन सिंपल लाइन इन द स्टोरी चेंजेस एवरीथिंग. देन यू आर it is better like you show as a hotel employee and she's staying in the hotel, खत्म कहानी. We also know that कि when we sit actually on the बैक साइड, हम सिर्फ बैक साइड में सिर्फ जूरी बन करके नहीं आए, बट वी आर ऑल्सो कैरिंग विद अस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हाट वी एक्चुअली मस्ट हैव फेस्ड इन आवर times or in our during our project making and everything, and we also try to come to a situation where we have to take a shortcut or take another route. एक बहुत काफ़ी बार मैंने देखा है, छोटी छोटी एक लाइन अगर हम लोगों ने अगर ऐड कर ली है, स्टोरी का पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना. आई ऑलवेज से लेके यार क्यों कर रहे हो यार, चेंज कर दो ना. जैसे अभी इसी की मैं बात कर रहा हूँ, होटल एम्प्लॉय दिखाई देते हैं, ज़रूरी नहीं था आपने उनका कुछ भी कहा ही नहीं कि वो कहाँ पर नौकरी करता है या व्हाटएवर, तो आप सिंपल सी एक लाइन जोड़ देते या एनीथिंग, लेकिन इट कुड हैव चेंज द पर्सपेक्टिव. हम ये नहीं फिर बोल पाते कि भाई आपकी ये इसमें स्टोरी में ये फ्लॉ है, दैट वुड हैव बीन ईज्ड आउट. तो आई थिंक दीज माइनर थिंग्स हैज टू कम फ्रॉम द मेकर itself. They have to see, re-see and re-see. मान लिया आप 5 बार देखोगे आपको दिखाई नहीं देगा, आप और 5 को दिखा दो, शायद वो आपको बता दे. तो आई गेस this has to be done. दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं, उसके लिए शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू
ट्राई टू फ्लेश आउट दैट कैरेक्टर। मतलब अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे बात करेगा, अगर वो डॉक्टर है तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो सोशल स्टेटस है, उसका जो टोटल पर्सनालिटी है, वो सोच के हमें उसका कैरेक्टर बनाना चाहिए। एंड व्हेन यू डू दैट देन ही हैज़ टू फिट इनटू हिज एनवायरनमेंट। और ऐसा नहीं कि हर कुछ जो है वो आप सिर्फ डायलॉग्स पे डायलॉग मारते जाओ और उसी पे सारा कैरी ओवर करो। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन कवर करने के लिए काफ़ी कुछ डायलॉग में ही बोल देते हैं, मगर उसके बारे में भी ये सोचना चाहिए कि मैंने एक देखा था कि एक कैरेक्टर आने वाली है अभी सीन में, तो उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो पहले वो जो एक मदर डॉटर बात कर रहे हैं और वो मदर कहती है कि वो जो मौसी है ना, वो मेरी फ्रेंड वो आने वाली है अमेरिका से। तो वो बेटी पूछती है कि कौन सी वो मौसी, तो बोलते वो नहीं तुम्हारे बर्थडे पे हमेशा चॉकलेट का डब्बा भेजती है वगैरह। अच्छा वो मौसी। अब सवाल ये है कि अगर वो मेरे बर्थडे पे हर साल चॉकलेट का डब्बा भेजती है तो मैं कौन सी मौसी क्यों पूछ रही हूँ? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे क्या होता है ना, बिलीवेबिलिटी जो है, ऑथेंटिसिटी है, वो कम हो जाती है। सो वन हैज टू थिंक अबाउट दैट। किसी को पूछना है? शायद सभी लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गए ऐसा लग रहा है। फिर बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, मतलब जूरी की तरफ से मैं चाहता हूँ वो और बातें करेगा। नहीं, जूरी को पूछ लीजिए तो बता देंगे। एक्चुअल ओके, संतोष जी पूछना चाहते हैं। एक्चुअली न्यूकमर फिल्म मेकर के लिए आपसे एक सवाल है। मैं भी 22 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन न्यूकमर फिल्म मेकर के जैसा सीखता हूँ। तो पहली तो चीज़ ऐसे है कि फिल्म इज अ डायरेक्टर मीडियम, डायरेक्टर का मीडियम होता है। लेकिन बहुत से न्यूकमर जो डायरेक्टर होते हैं उनको लगता है कि फिल्म मेरा है तो मैं उस पर सब हक देता हूँ और उसके हिसाब से वो काम करते हैं और शायद उसकी वजह से गड़बड़ होती है। लेकिन इट्स अ टीम वर्क, विदाउट टीम सपोर्ट आप कुछ काम नहीं कर सकते। जब एक डायरेक्टर काम करता है तो उसको जो विजुअल क्लियरिटी होती है, वही विजुअल क्लियरिटी जब उसके आर्ट डायरेक्टर को हो, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर को हो, उसके साउंड डिजाइनर को हो, उसके सिनेमाटोग्राफर को हो, एडिटर को हो, तो शायद वो अच्छी फिल्म बन सकती है। तो बहुत सी जगह हम देखते हैं कि डायरेक्टर ही क्लियर नहीं होते उसकी सब्जेक्ट के लिए। तो एज ए जूरी आप एक फिल्म सिलेक्ट करते हो या उसको कुछ रिकग्नाइज करते हो, तो आर्ट डायरेक्शन के बारे में, कोरियोग्राफी के बारे में, साउंड डिजाइनिंग के बारे में, बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में, एडिटिंग के बारे में या टोटल प्रोडक्शन डिजाइनिंग के बारे में आप क्या सोचते हो? एज अ न्यूकमर डायरेक्टर उन्होंने क्या करना चाहिए, ये आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। When I entered Film and Television Institute of India, right in the first year they tell you कि film is such a medium, it consists of all arts. जितने 64 आर्ट्स हम कहते हैं ना, वो सारे फिल्म में आते हैं। जैसे आर्किटेक्चर हो, फैशन हो, म्यूजिक हो, डांस हो, सब कुछ जो भी आर्ट आप कहते हैं वो सब का इस्तेमाल फिल्मों में होता है। तो जो भी आदमी एक अच्छा डायरेक्टर बनना चाहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि यू शुड बी अ मास्टर ऑफ ऑल दीज आर्ट्स, बट ही मस्ट नो अबाउट देम एंड ही मस्ट नो हाउ टू यूज इट एंड वेयर टू यूज इट। तभी वो सबके साथ वो जस्टिस कर पाएगा। दूसरा ये है कि हो सकता है कि आर्किटेक्चर के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, हाँ, पर अगर वो सब्जेक्ट मैंने चुना है तो मुझे उसके बारे में थोड़ा स्टडी भी करना चाहिए और जो उसके मास्टर्स हैं, जो उसके जानकार लोग हैं, उनके साथ कंसल्ट भी करना चाहिए। जैसे अगर हम फिल्मों का म्यूज़िक बनाना चाहते हैं तो हर कोई तो संजय लीला भंसाली नहीं है कि म्यूज़िक भी देगा, गाना भी लिखेगा, कोरियोग्राफी भी करेगा। So we have to go to the masters of that art and take help from them. So a director is supposed to be a captain of the ship, no doubt. हाँ, मगर जब जहाज चलता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, वली चलाने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कैप्टन है। तो ये तो a director has to understand it कि no doubt it is basically a director's concept and finally he is responsible for it.
मतलब फिल्म अच्छी बनती है, बुरी बनती है, गालियाँ डायरेक्टर खाता है ना। मगर ये है कि जो पूरा यूनिट है उसकी कोऑपरेशन के अलावा फिल्म नहीं बनती है। अगर सिनेमाटोग्राफर अपना काम ठीक से ना करे, अगर एडिटर अपना काम ठीक से ना करे, इवन साउंड रिकॉर्डिस्ट अपना काम ठीक से ना करे, तो वो फिल्म अच्छी नहीं बन सकती। इसलिए डायरेक्टर हैज़ टू कोऑर्डिनेट विथ ऑल द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, मगर technical departments also have to understand that they are working to the satisfaction of the director. A cinematographer has to understand what his director wants. Maybe उस डायरेक्टर के पास उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो उसको बोले कि यहाँ सोलर लगाओ और यहाँ बेबी लगाओ और 75 का लेंस लगाओ या 35 का लगाओ. Maybe the director may not be able to tell you that, but then cinematographer has to understand कि इसके दिमाग में क्या विजुअल है, किस तरह का इफेक्ट वो चाहता है, और वो इफेक्ट क्रिएट करना ये सिनेमाटोग्राफर का काम है. जैसे म्यूजिक है, अगर कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो उसको मैच होने वाला जो म्यूजिक मैं चाहती हूँ, वो अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर को एक्सप्लेन करूँ, मैं उसे ये नहीं कह सकती कि यहाँ सितार बजाओ या इधर गिटार बजाओ या और कुछ करो, बट ही हैज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट आउट ऑफ इट. तो इसलिए ये फाइनली फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क, नो डाउट अबाउट इट, बट एवरीबडी हैज टू सॉर्ट ऑफ put one's total dedication to it, and everybody has to work to the satisfaction of the director. Then क्योंकि क्या है कि finally अगर आप होटल में भी देखेंगे खाना बनता है तो एक शेफ होता है जो सबको सुपरवाइज करता है. अगर हर कोई अपने हिसाब से उसमें नमक डालेगा और मिर्ची डालेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. So that it is like that. And yeah, let me continue. And yes, it's a collective medium, but as you said, new filmmakers. तो मैं इतना ही कहूँगा कि new filmmakers ऐसे भी हमने देखे जो like you know आजकल with the advent of digital cameras and mobile phones, high-end mobile phones वगैरह, हर कोई उठ करके they start shooting, they start with a concept, they have their own storylines. We are not saying it's bad, but at the same time इतना ही कहेंगे कि ये आप जो कुछ भी कर रहे हो फेस्टिवल में बेचने के पहले थोड़े बहुत है ना, आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस भी साथ में ले लो. आपको सारी चीज़ें, आप सिर्फ मान लिया कि देर आर एक्सेप्शनल जीनियसेस जिन्होंने से फिल्में देख करके दे हैव बिकम लाइक यू नो वेरी गुड फिल्म मेकर. जैसे व्हाट वाज दैट कोड ना, सो विदाउट एनी फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड ही हैज डन अ वंडरफुल फिल्म, but not at all that way. So you need to also understand, or you need to also assist someone in filmmaking at least, so that you understand the departments well. वरना आप तो आप ऐसे तो कुछ भी बनाओगे, and उसके बाद अगर रिजेक्ट होती है या मतलब सिलेक्शन में नहीं आ रहा है, wouldn't say reject, अगर सिलेक्शन में नहीं आती है तो don't blame the jury. I guess like if you give a very good job, जो जूरी भी you know ऐसा हो जाए कि यार जूरी ना कैसे बोले, I mean that is one plus. अगर वो हो जाता है तो उसके बाद देखिए ना हम भी टंग टाइट रहेंगे, हम भी चुपचाप रहेंगे कि भाई इसको तो देना ही है, देना है. फाइनली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि अभी जब हमने करियर शुरू किया था तो वी हैड टू वर्क इन 35 mm, which was a very difficult medium, very expensive, very difficult to handle also. आजकल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी फिल्म्स हैव बिकम मच ईजियर. तो आप लोगों के लिए इक्विपमेंट और सब कुछ तो काफ़ी आसानी से अवेलेबल है, तो आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि मैं ये कहूँगी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखनी चाहिए. वॉट एवर शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज है, अच्छी है बुरी है, सब देखनी चाहिए. क्योंकि बुरी भी फिल्में हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बुरा क्या है. जो अच्छी है उसमें से भी आपको कुछ समझ में आएगा. तो वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड देन लर्न आउट ऑफ. कोई और क्वेश्चंस? मेरा एक सवाल है, जब आप फिल्म चूज करते हो कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन के लिए ही बनाए जाते हैं, ऐसे चूज करते हैं कि उसमें कोई कंटेंट है इसके लिए चूज करते हैं, जो कंटेंट अच्छा है लेकिन वो टेक्निकली वीक है तो उसको आप सेलेक्ट करते हो क्या? अगर टेक्निकली वो वीक है लेकिन उसका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप उसको सेलेक्ट करते हो क्या? और कुछ फिल्म ऐसे है उसका कंटेंट अच्छा नहीं है लेकिन सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है
इसके लिए आप चूज करते हो क्या? आपके क्वेश्चन में ही आपके आंसर है। कंटेंट अच्छा है, टेक्निकली वीक है, तो इट्स अ बिग नो। आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, टेक्निकली आप बहुत ब्रिलियंट फिल्म बनाते हो, क्या कोई कमर्शियल फिल्म भी चली है आज तक? नहीं चली। तो यही बात है, आई मीन व्हेन वी सिलेक्ट वी सी इन टोटलिटी, हम कंप्लीटली देखते हैं। आई मीन सिर्फ कंटेंट या सिर्फ वो तो फिर ऐसे हो जाता है कि आई मीन कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में या बेस्ट कॉन्सेप्ट अगर रहा तो मे बी वहाँ पर एक अगर ऐसे कुछ कैटेगरीज रही तब हम लोग फिर भी सोच सकते हैं, बट ओवरऑली ऐसे नहीं होता है। जो भी है लेकिन ओवरऑल अच्छी लगनी चाहिए। और एट द सेम टाइम लेकिन जब हम यहाँ पर अगर स्क्रीनिंग करवाते हैं वही फिल्में तो आपको अच्छी लगनी चाहिए। यू शुडंट फील लाइक यार ये तो बकवास थी, तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपने जो भी कहा A-B या B-A करो यार, आंसर इज ऑलवेज 0। आई मीन आई एम सॉरी बट ऐसे ही होता है। And finally, the concept and treatment have to go hand in hand. तो अगर जैसे इन्होंने कहा कि अब अगर ऐसे हो कि आपकी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है तो उसको सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिल सकता है, बेस्ट फिल्म का नहीं मिल सकता। ज्यूरी तो बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आप क्वेश्चंस अगर पूछोगे तो वो बता देंगे आंसर, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि वो जो भी पूछो उसको तो आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो अपने मन से काफ़ी कुछ नहीं बता पाएंगे। नहीं तो इस सेशन को समाप्त करने की थोड़ी सी तैयारी चल रही है, तो यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। एज अ यंग लोगों के लिए जैसे मैं हूँ, मैं सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो हमारे लिए कुछ अगर आप टिप्स दे सकते हो तो। सबसे पहला टिप मैं ये दूंगी कि आजकल बहुत सारी सो कॉल्ड फिल्म इंस्टीट्यूट्स बनने लगी हैं जो कहते हैं कि हम आपको 6 महीने में सिनेमाटोग्राफर बनाते हैं। ऐसी जगह पे मत जाइए। राइट। एंड मैं इतना ही कहूँगा कि वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स जिसमें अच्छे सिनेमाटोग्राफी है। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको भी अच्छी लग रही है उसकी सिनेमाटोग्राफी। ट्राई टू रेप्लिकेट देम या ट्राई टू यूज इट। डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद योरसेल्फ। अगर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह जाते हो, जैसे इन्होंने कहा कि 6 महीने वाले में तो बिल्कुल मत जाना, मैं भी वही कहूँगा। बट अगर आप कहीं अच्छे भी जाते हो एंड या ट्राई टू असिस्ट सम वेरी गुड सिनेमाटोग्राफर्स जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आई मीन दैट विल बी माय टिप। दूसरा मैं ये कहूँगी कि अगर आप सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो लर्न टू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू। अगर आप देखेंगे कि एक पेड़ है, हाँ, आप उसको सुबह के वक्त देखिए वो अलग लगता है, दोपहर को देखिए अलग लगता है, शाम को अलग लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सूरज का एंगल बदलता है। सो यू हैव टू लर्न कि हाउ द लाइट वर्क्स, how objects look in different light, what kind of light comes from where and what kind of effect it creates. ये तो आपको अपने आसपास जो दुनिया है उसी में से सीखना है। वैसे एक और चीज़ यही कहूँगा कि एक कहावत में ही है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। आई विल एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे सिनेमाटोग्राफर से इनफैक्ट लेके उनका शिष्य बन जाइए या उनसे सीखे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व। कैमरा हाथ में है, आपने बस उठा करके शूट करना स्टार्ट किया, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका डेप्थ क्या है, आपके लाइटिंग्स क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, आपको कितना आपका फोकस पुलर का क्या काम है। आप आई मीन देयर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व। आइदर अपग्रेड योरसेल्फ थ्रू गूगल, थ्रू बुक्स, या फिर आई मीन आई विल सजेस्ट catch hold of some good cinematographer, start assisting him and learn the job on the job. That will give you much more experience than any particular I mean courses or whatever. But yes, अगर कोर्सेज कर रहे हो या कोई अच्छे से, जैसे काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट भी है, काफ़ी रिनाउंड सिनेमाटोग्राफर्स ने भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। अगर ऐसी जगह से भी आप लोग करते हो, अभी नॉलेज बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप टेक्निकल फील्ड में घुस रहे हो।
इट इज़ अंडरस्टूड कि आई मीन बहुत सारे लोग फ्लूक में भी निकल जाते हैं, बट सारे के साथ ऐसे नहीं होता. दैट इज़ ओनली लाइक 1% और 0.1% होगा जो फ्लूक में निकल जाते हैं. सबके साथ ये पॉसिबल नहीं है. तो जितना आप टेक्निकली साउंड रहेंगे उतना बेहतर आपका करियर एक अच्छा फुटिंग पे खड़ा रहेगा. दैट इज विल बी द बेसिस एंड द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस टुमारो. एनीबडी शेवटचा विचार विचार. मी आपसे इजाजत दूंगा मैं मराठी में बात नहीं, बिल्कुल. आप मराठी में माझा जो पहिला प्रश्न होता की जुरीचा दृष्टिकोन काय असतो सर्वसामान्य प्रेक्षकाच्या दृष्टीने, तर ह्याचं उत्तर तुम्ही शेवटी दिलं. ते मला हवं होतं पहिल्या वेळेला, ते शेवटी दिलं की तुम्ही कलाकृती पाहताना संपूर्ण पहा आणि विचार करताना संपूर्ण विचार करा त्याचा. तर बऱ्याच वेळेला काय होतं की कुठल्याही स्पर्धेचे जे ज्युरीज असतात आणि ऑर्गनायझर्स असतात हे ह्यांच्यावर दोषारोपण खूप होतं. यांना लोक नाव फार ठेवतात. याचं कारण असतं की माझ्या दृष्टीनं माझं जे पिल्लू आहे, माझी कलाकृती ती सर्वोत्तम आहे आणि मग मला का डावलं, तर कदाचित हा विचार कमी पडतो की मी संपूर्ण बाजूने विचार करत नाही. आणि माझी रिक्वेस्ट करेल की उद्या तुम्ही या सगळ्या प्रेक्षकांना उद्या जास्त असतील असं मी गृहीत धरतो. मला हळहळ वाटली की माझ्या बरोबर तासन तास सिनेमा ह्या विचार गप्पा मारणारी जी माणसं येतो म्हणणारी ते कुणीच फिरकलेले नाही. कारण ही तपश्चर्या करायला पाहिजे 10 तास बसून बघायचे एका मागे पिक्चर, ते होत नाही आमचे. आणि आम्हाला प्रसिद्धी हवी असते, आम्हाला मान हवा असतो आणि सगळ्यात शेवटी काय असेल तर मार्गदर्शन हे ते नकोच असते. पुढे करावं अशी इच्छा नसते. आम्हाला बसल्या जागी काय रेडीमेड मिळालं बेबी फूड तर ते हवं असतं. पण माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला की प्रेक्षक देखील हे साधना करतोय, हे पिक्चर्स पाहिजे, विचार करायचा. आणि ह्या सदग्रस्थानी विचार करायला 1 सेकंदही दिला नाही की पहिली फिल्म झाली की दुसऱ्या फिल्मची अनाउन्समेंट म्हणजे ते माईक घेऊन तयारच असतात. मी आता ही संपते कधी पुढची लावतोय कधी. तर अशा परिस्थितीत यांना माझी रिक्वेस्ट आहे 1 मिनिट जाऊ द्या. कारण इथं जे आहे ना ते थोडस बसू देत नाही. सिमेंट होतलंय, आता कॉन्क्रीट होतलंय, तर जरा सेटल होऊ देत नाही. तर ही एक विनंती. आणि तुम्ही उद्याच्याला आम्हाला जास्त मार्गदर्शन करावं ही विनंती आजच करून ठेवतो मी. आणि उद्या मी देखील प्रश्न परजून घेऊन येतो. तुम्ही आज जे सांगितलं ना की एक फिल्म संपली की मध्ये 1ही मिनिट जात नव्हतं, उद्याही तसंच होणार आहे. मी आतापर्यंत पिक्चर मधल्या गाण्यांना पिक्चरला वन्स मोर बघितलं, तर मीट द ज्युरीला वन्स मोर दिला. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की ही आता 209 फिल्म्स आहेत, त्याच्यामधले फक्त 40-45 लोकांचं स्क्रीन होत आहे आणि एका दिवशी त्याच्यापैकी 18 ते 20च फिल्म आहेत. त्यामुळे हे अपेक्षित आहे की लोक कमी असतील, परंतु ज्युरी काय बोलतात, त्यांची भूमिका काय याची क्युरियोसिटी त्या जास्त नाही सिलेक्ट झालेल्या फिल्म्स आहेत त्यांना जास्त आहेत आणि ती कदाचित लोक इथं फारशी नाही आहेत. म्हणून आजचा जो कार्यक्रम आहे हा टोटल आपण इन कॅमेरा घेतलाय आणि आपल्या वेबसाईटवरती हा सगळा ज्युरींचा जो कार्यक्रम आहे तो दिसणार नंतर एडिट करून तो सगळ्याच्या सगळा. कारण त्या लोकांपर्यंत ही भूमिका पोहोचणं जास्त महत्वाचं आहे. आज आपण जी लोक बोलतोय समोरासमोर याच्यापेक्षा जी लोक सिलेक्ट होऊ नाही शकली त्या लोकांपर्यंत ही भूमिका आणि त्यांचं शिकणं हे जास्त महत्वाचं आहे. त्यामुळे स्पेशली हा कार्यक्रम आपण इन कॅमेरा घेतलाय आणि लवकरच तो वेबसाईटवर आपण लॉन्च करणार आहोत. मुझे लगता है कि आपने सागर साहब जैसे शख्स को यहाँ जो बुलाया है तो उनसे भी आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए. तो सर अगर आप इन लोगों को स्क्रिप्ट और डायलॉग्स के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह किया जाए, दैट विल बी वेरी नाइस. वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लेखक, डायलॉग राइटर्स और लेखक आप भी कुछ गाइडेंस देंगे तो बहुत अच्छा है. आज शायद अगर नहीं कर पाए तो कल उनके लिए आप कुछ एक सेशन रखिए. मैं समझाऊंगा, वो कह रही है कि आप
जो राइटर्स है, डायलॉग राइटर्स है और जो काम कर रहे हैं फिल्म में है ना, उनको थोड़ा सा अपना गाइडेंस दीजिए। आप कल दोगे तो अच्छा रहेगा। एंड आपने जैसे कहा कि एज ऑडियंस हम लोग आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। बात नहीं दीजिए, कभी भी दीजिए। और आपने जो पूछा था कि प्रेक्षक के हिसाब से हम जब जूरी के हिसाब से भी अगर हम लोग कोई काम देखते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो हमारा दिमाग में यही रहता है कि एज एन ऑडियंस आर वी लाइकिंग द फिल्म, दैट इज द मेजर थिंग। ऐसे आई मीन हम ऑडियंस के हिसाब से ही सोचते हैं। इट इज़ नॉट एज जूरी एज अ टेक्निकल पर्सन मुझे ये अच्छा लगा या नहीं। एट द सेम टाइम हम ये सोचते हैं, हम फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ अ मेजर आई मीन लाइक ना एक पार्ट है जो लाइक ना वी ट्राई टू डू। आई मीन एज एन ऑडियंस क्या हमें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्यों नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा हमारे पास एक सवाल ये रहता है कि क्यों। उस क्यों का जवाब भी हमें ही यू हैव टू कीप इट रेडी कि क्यों मुझे पसंद नहीं आया, मुझे आंसर्स वो होना चाहिए। एंड वंस दैट आंसर इज देयर देन आई एम लाइक बेटर लाइक कि चलो आई मीन व्हाई आई एम नॉट लाइकिंग दिस फिल्म, या मुझे ये फिल्म क्यों ज़्यादा अच्छी लगी। हर चीज़ का अगर अच्छी भी लगी है तो भी मुझे उसका आंसर होना चाहिए, या नहीं लगी तो उसका भी आंसर वी हैव टू हैव। बट येस एट द एंड ऑफ द डे it is what we see as an audience and not as the filmmaker, not as a jury. So that is a major point. मला वाटतं की आता जवळपास सगळ्यांचे प्रश्न संपलेले असतील. सर तुम्ही समाधानी आहात का पहिल्यांदा? म्हणजे तरी सुद्धा तुमच्यासाठी उद्या वन्स मोर होणारच आहे. बरं नाही आहे थोडंसं या चर्चेचं आपण एक समर्पण घेऊया. म्हणजे आजची चर्चा कशासाठी होती? मुख्यत्वे ICAD हा मीट द ज्युरी हा कार्यक्रम ठेवण्यापाठीमागचं मूळ कारण हे होतं की बऱ्याचशा फिल्म मेकर्सना हे वाटतं की आमच्या फिल्म्स का सिलेक्ट नाही होत. बऱ्याच जणांना जो मूळचा आरोप आहे, सिलेक्ट झाला त्यांचा तर आनंदच आहे, पण ज्यांचा नाही आहे तर त्याचं सविस्तर उत्तर मला वाटतं बहुतेकांना मिळालीच असतील. जे आता इथे उपस्थित आहेत आणि जे नसतील त्यांच्यासाठी जसं डॉक्टरांनी सांगितलं की वेबसाईटवरती पण हे उपलब्ध असणार आहे. आता या चर्चेचा मूळ भाग जो सांगायचा, जसं ॲनालॉजी प्रमाणे यांनी सांगितलं की कुठल्याही कुकनी जेवण बनवलं की त्याच्यात कोणी काय काय टाकलं त्याप्रमाणे वेगळी चव आहे. यांनी सांगितलं प्रत्येकाचं मूल जसं असेल तसं त्याला ते प्रेझेंट करायचं आहे. तर मला वाटतं चर्चेचं समर्पण करतानाच की बघा बऱ्याच जणांचं जेवण म्हणजे 200 जणांचं जेवण यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने जेवलंय. आता त्याची चव यांनी सांगायची तर ते त्यांच्यासाठी अवघड आहे. तर मला समर्पण सांगताना सांगायचं की जे चांगलं वाटलं ते त्यांच्या समोर आणलं. त्यातली बेस्ट थाळी काय आहे ते सगळे तुम्ही उद्या बघणारच आहात. आपण म्हणजे आज पाहिल्या प्लस त्याच्याबद्दल उद्या पाहू आपण. आता यातलं हे सिलेक्शन केलेलं जे काय आहे चांगलं, ICAचा प्रयत्न होता की याचं सिलेक्शन किती पारदर्शक झालंय. तर यासाठी मराठी चित्रपट मंडळाकडनं याची ऑथेंटिसिटी दिली गेली की यांचं सिलेक्शन त्यांनी केलेलं आहे. हे कोणी आपापसात ICAने केलेलं नाहीये किंवा इथल्या कोणी लागेबंदे असलेल्यांनी केलेलं नाही. त्यामुळे हे कुठलं भाईबंदकी आणि असलं काही असलेलं हे फेस्टिवल नाहीये. हे तर यातनं बऱ्यापैकी सिद्ध झालं आणि मला वाटतं प्रेक्षक जे काही आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा हे पोहोचलेलं आहे. आता या चर्चासत्राचं समर्पण करताना एकच झालंय की इथे मोठी लोक जी चित्रपट क्षेत्राशी गेली कित्येक वर्ष, म्हणजे आज उषाताईंशी बोलत असताना त्यांचा 40 वर्षाचा अनुभव म्हणजे जवळपास माझा जन्माचा इतकाच अनुभव आहे. हा एवढा मोठा स्ट्रॉंग अनुभव असलेली लोक इथे बसलेत आणि ती प्रत्येक गोष्ट कशी बघतात, म्हणजे तांत्रिक दृष्ट्या सुद्धा कसं पाहायचंय आणि कलात्मक दृष्ट्या सुद्धा कसं पाहायचंय, याची मांडणी कशी करायची, ही नव तरुणांनी जसं प्रश्न विचारला तसं मार्गदर्शन झालेलं आहे. पण सगळ्यात महत्वाचं सांगितलं की सगळं बघायला पाहिजे. तुम्ही सुद्धा सांगितलं की जी लोक ठासून सांगत होती की फेस्टिवल पाहिले जात नाहीत किंवा दाखवले जात नाही, पण ते बघण्यासाठी ते इतरांचे तरी आले पाहिजेत की फक्त माझ्याच चित्रपटाचं स्क्रीनिंग असेल तर यायचंय आणि इतरांच्या स्क्रीनिंगसाठी का नाही करता येईल. त्यांचं काय चांगलं होतं काय वाईट होतं ते तुमच्या दृष्टीने बघा आणि तुम्ही निवडून सांगा कसं आहे ते.
तर मला वाटतं ही प्रोसेस अख्खीच्या अख्खी ज्युरीनी सांगितलेली आहे. आणि ज्युरीनी हे म्हणजे थोडक्यात आपण काय झालं, समुद्र मंथन करताना हलाहल केल्यानंतर त्यातलं विष पण प्यायचंय, त्यातलं अमृत पण प्यायचंय. पण विषाचा स्वाद कसा होता हे कोणाला सांगताच येत नाहीये. पण हलालचा स्वाद घेण्याकरता तरी इथे प्रेक्षकांनी यायला पाहिजे, सिनेमेकर्सनी यायला पाहिजे आणि त्यांनी तो आस्वाद घ्यायला पाहिजे. मला वाटतं या चर्चेचा समारोप करत असताना मी या दोघांचेही आभार मानतो की यांनी एवढं मोठं समुद्र मंथनच त्यांच्यासाठी त्यांनी पेलावलं आणि या समुद्र मंथनातलं त्यांनी जे काही बेस्ट काढलंय ते आपल्या समोर ठेवलंय. आता वेगवेगळ्या अॅनॉलॉजी द्यायला गेलं तर बऱ्याचशा आहेत, पण जे काय आहे चित्रपट आहे. एका एनक्लोज मीडियममध्ये छोट्यात छोटी गोष्ट आणि मोठ्यात मोठी गोष्ट कशी सांगायची याच्याकरता तुमच्यासारखे महानुभाव इथे आहेतच. त्याचा आस्वाद घेण्याकरता पुन्हा पुन्हा उद्या यायला लागेल किंवा लोकांना येऊन पाहावंच लागेल. पण मला या दोघांचे आभार मानून आणि विशेष करून अमरजीतजी आणि अमनदीपजी या दोघांचे आभार मानायचे की त्यांनी अशा ज्युरींना सिलेक्ट करून आपल्या समोर ठेवलंय आणि त्यांच्या मार्फत हा अख्खा फेस्टिवल आपल्या समोर साकार होतोय. तर मी या दोघांचे आभार मानून हे चर्चासत्र समाप्त झालं असं मी जाहीर करतो.